वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। इस वीडियो में हम लोग दिसंबर 2022 के प्रतियोगिता दर्पण के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आगे के जो भी चैप्टर्स दिए हुए हैं उसको देखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। हमारा पहला यहाँ पे टॉपिक दिया हुआ है फ्रांस फुटबॉल पत्रिका का बैलन डी'ओर व अन्य पुरस्कार। रियल मैड्रिड के करीम बेंजेमा बैलन डी'ओर 2022 के विजेता। बैलन डी'ओर 2022 के विजेता फ्रांसीसी मैड्रिड के स्टार फ्रांसीसी फुटबॉलर करीम बेंजेमा को दिया गया है 2022 के लिए। साथ ही यह फुटबॉल के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है जिसको इन्होंने पहली बार जीता है। इस पुरस्कार को प्रदान करने की घोषणा जो हुई थी वो 17 अक्टूबर 2022 को ही हो गई थी। चलिए, इसमें और भी शॉर्ट लिस्टेड हुए थे खिलाड़ी, लेकिन जो करीम बेंजेमा है उन्होंने सबको पछाड़ते हुए इस इस पुरस्कार को जीत लिया है। अच्छा, इनमें और भी कौन शॉर्ट लिस्टेड थे हम देख लेंगे। लिवरपूल के साडियो माने और मैनचेस्टर सिटी के केविन डी ब्यूनो इसमें शामिल थे। चलिए, अब देखिए यहाँ पे एक और पॉइंट है कि 2005 के बाद पहली बार इस वर्ष में ऐसा हुआ है कि 7 बार के विजेता लियोनेल मेसी अल्पसूची खिलाड़ी में शामिल नहीं थे। यहाँ पे बॉक्स में बताया गया है कि किस वर्ष कौन से खिलाड़ी को पुरस्कार दिया गया है। ये तो हमने अभी देखा पुरुष के लिए। अब हम अगर महिला के क्षेत्र में देखें, महिला के लिए किसको दिया गया है, तो एक्लेसिया पुलेटस को दिया गया है। जो ये बैलन डी'ओर फेमिनिन है। पहले 2018 से पहले महिला फुटबॉलरों को यह पुरस्कार नहीं दिया जाता था, लेकिन 2018 से महिला फुटबॉलरों को भी यह पुरस्कार दिया जाने लगा। अच्छा, एग्लेसिया पुटेलस किस क्लब से संबंध रखती हैं? बार्सिलोना क्लब से यह संबंधित है और यह स्पेन से रिलेटेड है, बिलोंग करती हैं। चलिए, अब ये लगातार दूसरा वर्ष है जब इन्होंने यह पुरस्कार जीता है। पुरुष वर्ग में हमने जहाँ देखा था कि वो पहली बार वो पुरस्कार जीते थे करीम बेंजेमा, लेकिन अभी जो एक्लेसिया पुटेलास है वो लगातार 2 वर्ष से यह पुरस्कार जीत रही हैं। यहाँ पे बताया गया है कि किस वर्ष में किसको पुरस्कार दिया गया है। तो 2020 में तो कोविड के वजह से नहीं दिया गया था, लेकिन अभी देखा जाए तो 2019 के लिए यह दूसरा पुरस्कार अमेरिका के रिन क्लब में खेलने वाली फुटबॉलर मेगन रैपिनो को दिया गया था। अब हम देखेंगे नेक्स्ट करंट अफेयर्स को। सर्वश्रेष्ठ युवा फुटबॉलर के लिए कोपा ट्रॉफी, यह युवा फुटबॉलर के लिए दिया जाता है दोस्तों। तो इसमें आइए हम देखते हैं। 21 वर्ष से कम उम्र के लिए इस फुटबॉलर को कोपा ट्रॉफी देने की शुरुआत की गई थी 2018 से। ये भी 2018 से। और महिला वर्ग में भी जो हमने देखा बैलन डी'ओर वो पुरस्कार था, ये कोपा ट्रॉफी है। इसमें किसने यह पुरस्कार जीता है दोस्तों? तो यह बार्सिलोना क्लब के ही गावी को दिया गया है यह पुरस्कार। पहली बार जब ये पुरस्कार स्टार्ट किया गया था तो उस समय किसे दिया गया था? ट्रॉफी फ्रांस के किलियन म्बाप्पे को यह पुरस्कार दिया गया था। चलिए, नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर के लिए यासीन ट्रॉफी सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर के लिए दिया जाता है और इसकी शुरुआत फ्रांस फुटबॉलर द्वारा 2019 में ही की गई थी। और 2022 के लिए यह पुरस्कार रियल मैड्रिड में खेलने वाले बेल्जियम के थिबाउट कोर्टाइस को दिया गया है। याद रखेंगे कि यासीन पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर के लिए दिया जाता है और कोपा ट्रॉफी जो होता है वो सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के लिए दिया जाता है जो 21 वर्ष से कम हो। नेक्स्ट है स्ट्राइक ऑफ द ईयर और बेस्ट क्लब ऑफ द ईयर का अवार्ड। फ्रांस फुटबॉल पत्रिका के द्वारा यह दोनों पुरस्कार 2021 से स्टार्ट किया गया था और साथ ही वर्ष 2022 के लिए अगर स्ट्राइकर ऑफ द ईयर का बात करें तो यह पुरस्कार बेयर्न मुखिन के लिए खेलने वाले पोलैंड के राष्ट्रीय टीम के कप्तान है जो रॉबर्ट लिवांडस्की, इनको यह पुरस्कार दिया गया है।
तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखना ज़रूरी है कि स्ट्राइकर ऑफ द ईयर का अवार्ड रॉबर्ट लिवांडस्की को दिया गया है, जो कि पोलैंड की राष्ट्रीय टीम के लिए खेलते हैं। चलिए, अब अगर हम बात करें यहाँ पे क्लब ऑफ द ईयर की, तो क्लब ऑफ द ईयर का पुरस्कार इंग्लैंड के मैनचेस्टर क्लब को दिया गया है। अच्छा, 2021 में यह पुरस्कार किसे दिया गया था? इंग्लैंड के ही चेल्सिया क्लब को यह पुरस्कार दिया गया था। अब हम आगे बढ़ेंगे, देखते हैं। तो हमने ये सभी तो पढ़ लिया था लास्ट वीडियो में ही, लास्ट क्लास में ही देख लिया था। तो हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है सम्मेलन से रिलेटेड, तो आइए देखते हैं। इंडिया रोड कांग्रेस, इंडिया रोड कांग्रेस हुआ है जो कि लखनऊ में इसका अधिवेशन किया गया। इसका संस्करण कौन सा था? 81 इसका संस्करण था। और अगर हम बात करें कि इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, अब इंडिया रोड कांग्रेस है तो ऑब्वियस है कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी करेंगे, और साथ में लखनऊ में हो रहा था तो आदित्य योगीनाथ, इन दोनों ने मिलकर इसका उद्घाटन किया। चलिए अब आगे देखते हैं। विश्व हिंदी सम्मेलन फरवरी 2023 में फिजी में आयोजित किया जाएगा। 2023 में फिजी में आयोजित किया जा रहा है इसमें, और फिजी सरकार की मदद से इसको भारतीय विदेश मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा। अगर क्वेश्चन आता है कि हिंदी विश्व सम्मेलन का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है, तो ये आप याद रखिएगा कि विदेश मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। फिजी का नाडी शहर है ना, नाडी शहर में इसका आयोजन किया जाएगा। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इसमें देश विदेश से लगभग 1000 हिंदी विद्वान शामिल होंगे। इससे पहले जो 11वां हिंदी सम्मेलन हुआ था वह कहाँ हुआ था? मॉरिशस में पोर्ट लुई में हुआ था। यह 12वां संस्करण होगा। जो 2023 में आयोजित किया जाएगा ना, वो 12वां संस्करण होगा। तो इसको आप याद रखिएगा कि 12वां संस्करण हो रहा है जो कि फिजी में आयोजित होगा। यहाँ पे बताया गया है कि किस वर्ष कहाँ पे आयोजन हुआ है इसका, तो एक बार आप ध्यान से इसको देख लेंगे। चलिए, अच्छा यहाँ पे दोस्तों एक और बात काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि ऐसा यह पहली बार हो रहा है ना, ऐसा पहली बार हो रहा है जब विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन पैसिफिक क्षेत्र में किया जा रहा है। यानी पैसिफिक क्षेत्र में पहली बार विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। भारत की तरफ से जो भारतीय शिष्टमंडल है उसका नेतृत्व कौन करेंगे? एस जयशंकर करेंगे, हमारे विदेश मंत्री। चलिए नेक्स्ट है, पुस्तकों के बारे में बताया गया है। द 7 मून ऑफ मालियलमोडा सेहान करुणातलकी को दिया गया है, जिनको बुकर पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट है, यहाँ पे बताया भी गया है कि देखिए 2022 के लिए बुकर पुरस्कार इनको इस पुस्तक के लिए प्रदान किया गया है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे लिए यह। आप सिर्फ सेहान से याद रख सकते हैं। अगर सेहान थोड़ा सा और मतलब थोड़ा सा लगेगा कि दूसरा नाम लग रहा है, तो आप करुणा से भी रख सकते हो आप याद, ठीक है। करुणा मतलब हिंदी नेम टाइप्स लगेगा ना, सो मैं बोल रही हूँ। चलिए नेक्स्ट बुक का नाम दिया हुआ है यहाँ पे द मिथ ऑफ नॉर्मल। द मिथ ऑफ नॉर्मल के लेखक हैं गैबोर मेट एंड डैनियल मेट। तो यहाँ पे मेट दोनों हैं, तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। अगर बीपीएससी वाले हैं तो पता नहीं इस बार ई ऑप्शन रहेगा कि नहीं, तो हो सकता है कि कन्फ्यूज़न दिया जाए, तो आप मेट करके याद रख सकते हो। गैबोर मेट और डैनियल मेट के द्वारा द मिथ ऑफ नॉर्मल को लिखा गया है। नेक्स्ट है अंबेडकर अ लाइफ। अंबेडकर अ लाइफ को लिखा है शशि थरूर के द्वारा लिखा गया है। सुल्तान ए मोइर वसीम अकरम ने इस पुस्तक को लिखा है। चलिए अब आगे देखते हैं अगली। अब पुस्तकों के बारे में तो बस इतना ही है, इतनी ही पुस्तकें थी जिसमें से आप ये
विशेष करके याद रखेंगे। 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा, सेहान करुणा तिलका। अच्छा, मैंने कल बताया था कि बुकर पुरस्कार में पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है, तो आप कमेंट करके बताएंगे हमें कि इसकी पुरस्कार राशि क्या होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आगे देखेंगे तो अक्टूबर 2022 के वर्ष, दिवस और सप्ताह के बारे में यहाँ पे बताया गया है। आइए देखते हैं। 1 अक्टूबर को राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस मनाया जाता है और इस दिन 3 दिवस मनाया जाता है, तो तीनों आप याद रखेंगे। स्वैच्छिक रक्तदान दिवस, वृद्धजन दिवस और चीन का राष्ट्रीय दिवस। हमने पढ़ा था वृद्धजन दिवस के बारे में, पीडी में ही दिया गया था कि जो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उन्होंने वृद्धजन दिवस के अवसर पे जो भी सीनियर सिटीजन्स हैं उनको पत्र लिखा था, तो इसको हो सकता है आपको याद होगा जब हमने पढ़ा था। तो 1 अक्टूबर को ये तीनों दिवस मनाए जाते हैं। राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस, अपने इच्छा से रक्तदान करिए, वृद्धजनों को करिए मतलब इस तरह से आप एक सीरीज बना के ना याद रख सकते हो। कई बार याद नहीं होता है ना हमसे चीज़ें, तो यहाँ पे अगर हम इस तरह से पढ़ेंगे ना तो याद हो जाएगा। राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। मान लीजिए आपने अपनी इच्छा से किसी सीनियर सिटीजन को, किसी बूढ़े व्यक्ति को ब्लड दिया है। और चीन राष्ट्रीय दिवस आप ऐसे ही नॉर्मली याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है 2 से 8 अक्टूबर तक वन्य प्राणी सप्ताह मनाया जाता है। 2 से 8 अक्टूबर तक वन्य प्राणी सप्ताह मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री की जयंती है। चलिए और इस बार कितना, कौन सा इनका था, 118वीं जयंती मनाई गई 2 अक्टूबर को। नेक्स्ट है 2 अक्टूबर को गांधी जी की भी जयंती मनाई जाती है और इस दिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 2 अक्टूबर 2022 को महात्मा गांधी की 153वीं जयंती मनाई गई और संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा महात्मा गांधी के जन्म दिवस को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाने के लिए घोषणा की गई है। तो यह कब किया गया था? 15 जून 2007 को ऐसा कहा गया कि 2 अक्टूबर को हमेशा अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाएगा। तो विश्व भर में यह अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 3 अक्टूबर को विश्व पर्यावरण दिवस है। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस। WTO ने 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस यानी वर्ल्ड कॉटन डे वर्ष 2019 में घोषित किया कि मनाया जाएगा। 2019 से वर्ल्ड कॉटन डे मनाया जा रहा है पर ईयर 7 अक्टूबर को। चलिए नेक्स्ट है 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जा रहा है और इस वर्ष वायुसेना की 90वीं वर्षगांठ मनाई गई है 8 अक्टूबर 2022 को। 9 अक्टूबर को भारतीय विदेश सेवा दिवस है और 9 अक्टूबर को ही विश्व डाक दिवस भी मनाया जा रहा है। यहाँ पे आप इस ऐसे मान लीजिए कि कहीं किसी विदेश में आप कोई डाक भेज रहे हो तो इस तरह से आप यहाँ पे नॉर्मली याद रख सकते हो, मतलब एक तरह का ट्रिक बना सकते हो अपने माइंड में, चीज़ें ऐसे भूलते नहीं हैं हम लोग। चलिए बात करें अगर तो विश्व डाक दिवस यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन जिसकी स्थापना 9 अक्टूबर 1874 को हुई थी की स्थापना वर्षगांठ के उपलक्ष्य में पर ईयर 9 अक्टूबर को यह दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 11 अक्टूबर को लोकनायक जयप्रकाश जयंती मनाई जाती है और 11 अक्टूबर को ही बालिका दिवस भी मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के आह्वान पे पहला अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर 2012 में मनाया गया था, यानी 2012 से अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाना स्टार्ट किया गया था। ये सभी महत्वपूर्ण है, याद रखना चाहिए हमें कि कब से स्टार्ट किया गया मनाना।
अब जैसे कि अहिंसा दिवस 2007 से स्टार्ट किया गया, तो ये ज़रूरी है, ये मतलब इम्पॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। अगर कॉटन दिवस को नहीं भी याद रखेंगे तो चलेगा, लेकिन फिर भी याद आप रख लेंगे कि इसको 2019 से मनाया जा रहा है। और राष्ट्रीय बालिका दिवस को 2012 से मनाया जा रहा है। 13 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? विश्व दृष्टि दिवस, अक्टूबर का दूसरा बृहस्पतिवार। देखिए इस बारी 13 अक्टूबर को अक्टूबर का दूसरा बृहस्पतिवार पड़ा था, इसलिए 13 अक्टूबर को विश्व दृष्टि दिवस मनाया गया। अगला है 14 अक्टूबर, विश्व मानक दिवस, वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ISO की स्थापना दिवस 14 अक्टूबर को हुई थी, इसलिए विश्व भर में इस दिन को विश्व मानक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना 16 अक्टूबर को ही हुई थी, इसलिए विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन इस दिन मनाया जाता है। अच्छा, आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी। नेक्स्ट है 17 अक्टूबर, विश्व ट्रॉमा दिवस। फिर 17 अक्टूबर को निर्धनता निवारण हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। और 20 अक्टूबर 2010 को विश्व भर में मनाया गया था पहली बार। 2010 से मनाना स्टार्ट किया गया है इसको। और अंकों की विशिष्टता 20-10-2010 के चलते इस दिन को सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया गया। 2010 से ही इसे मनाया जा रहा है, तो ये आप याद रखिएगा। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 20-10-2010 जो ये अंकों का विशेषता है ना, इस वजह से इसको इस दिन से मनाना स्टार्ट किया गया था। अब आइए, अब बात आती है भारत के महान सांख्यिकी वेता PC महालनोबिस। PC महालनोबिस का जन्म 29 जून को 2016 में हुआ था और राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है भारत में, और यह 2016 से मनाना स्टार्ट किया गया था। सॉरी, मैंने कुछ यहाँ पे गलत बोल दिया, मतलब जन्म 2016 से नहीं, मेरे कहने का मतलब है 2016 29 जून 2016 से स्टार्ट किया गया इसको मनाना। ठीक है, चलिए, काफ़ी ढेर सारे दिवस हैं अक्टूबर में, सभी याद कर लेंगे हम लोग। चलिए देखते हैं। 21 अक्टूबर को विश्व आयोडीन अल्पता विकार निवारण दिवस मनाया जाता है। 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ का दिवस मनाया जाता है। पुनः 24 अक्टूबर को 3 दिवस मनाए जाते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए आप, 3 दिवस मनाए जाते हैं, जिसमें से पहला है संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना दिवस, दूसरा है विश्व विकास सूचना दिवस, तीसरा है विश्व पोलियो दिवस। अब हम आते हैं 29 अक्टूबर को। 29 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस मनाया जाता है। इंटरनेट के जरिए पहला संदेश 51 ईयर पहले 29 अक्टूबर 1969 को कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर लियोनार्ड और उनके एक शोध छात्र चार्ली केलिन ने भेजा था, जिसे 29 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस के रूप में मनाया जाता है। 30 अक्टूबर को विश्व मितव्ययता दिवस और नेक्स्ट है 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। ये सारी चीज़ें हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये दोनों। या फिर इंटरनेट दिवस भी महत्वपूर्ण है, पोलियो दिवस इम्पोर्टेंट है। एक तरह से देखें तो सारी चीज़ें जो PD में दी हुई होती है ना, वो काफ़ी महत्वपूर्ण ही होती है, तो इसलिए हमें एक बार ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। हालांकि एग्ज़ाम्स में भी पूछे जाते हैं, तो इसलिए ज़रूरी है। देखिए, अब 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस कब से मनाया जा रहा है? 2014 से मनाया जा रहा है। मोदी सरकार जब आई 2014 में, तो उन्हीं के द्वारा यह फैसला लिया गया कि 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस है, तो इसलिए इस दिन पर ईयर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाएगा। अब
अगला है पॉइंट दुर्घटना। इसमें दिया गया है पहला, नौसेना का MiG-29K विमान गोवा में दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, उसके बारे में बताया गया है। यह गोवा के तट पर हुआ था दुर्घटनाग्रस्त। बस इतना चीज़ याद रखना है यहाँ पे कि यह कहाँ हुआ था, गोवा के तट पे दुर्घटनाग्रस्त हो गया है MiG-29K। INS हंसा से इसने उड़ान भरी थी। नेक्स्ट है, अरुणाचल प्रदेश में चीनी सीमा के निकट एक माह में सेना के 2 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं। तो 2 हफ्ते में ना 2 दुर्घटनाएं दोस्तों इस हुई थी, 2 हफ्ते के अंतराल पे। सबसे जो पहला दुर्घटना हुआ वह चीनी सीमा के पास में तवांग प्रांत में हुआ। तवांग प्रांत में पहला दुर्घटना हुआ। चलिए यहाँ पे मैप भी दिया है जिसको मैं थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। देखिए यहाँ पे मैप के जरिए हम समझ सकते हैं कि कौन से एरिया में हुआ था। लोअर सियांग जिले में सिंगिंग गांव के पारा भारतीय सेना का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, तो वो इस एरिया में है। और दूसरा यहाँ पे स्थित है। चलिए अब आते हैं, हम देखते हैं अपना नेक्स्ट। यह जो पहला दुर्घटना हुआ था तवांग जिले में हुआ था और वहाँ के वाप्तिंग कांग वाटरफॉल है, वहीं पर यह दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। तो दोस्तों कई बार ना क्या होता है कि ऐसे करेंट करके मतलब जो GK GS होते हैं ना वो पूछ ले जाते हैं। अब जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि वाप्तिंग कांग वाटरफॉल कहाँ पे स्थित है, तो इसके बारे में आप यहाँ पे याद रख सकते हैं कि यह अरुणाचल प्रदेश में है। कोरिलेट करके ये सब चीज़ें पूछा जा सकता है, क्योंकि अब देखते ही हैं आप लोग सारे एग्जाम्स में करंट कितना महत्वपूर्ण है। चलिए अब जो दूसरा हुआ वो 16 दिन के बाद हुआ और इसमें ALH रुद्र MI4 अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले में यह दूसरा हुआ। अब हम चलते हैं 44 नंबर पेज पे। चलिए अब देखते हैं इस पे। चलिए दोस्तों जो दोनों हेलीकॉप्टर्स थे ना वो HAL रुद्र हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के द्वारा निर्माण किया गया था। यह स्वदेश में निर्मित पहला शस्त्रों से युक्त हेलीकॉप्टर था। चलिए आगे दूसरा पॉइंट है, इयान तूफान अमेरिका के फ्लोरिडा तटीय क्षेत्र में इसने तबाही मचाई, उसके बारे में बताया गया है। इयान हरिकेन, तो ये दोस्तों कहाँ पे आया हुआ था, अमेरिका के फ्लोरिडा में। इसकी जो स्पीड थी ना वो 220 किलोमीटर प्रति घंटा से भी अधिक थी। इयान तूफान कैटेगरी 4 में शामिल है। और जो दोस्तों 2005 में एक कटरीना तूफान आया था अमेरिका में, उससे बाद का अगर कोई शक्तिशाली सबसे ज़्यादा तूफान है ना तो इयान ही है। चलिए आगे बढ़ेंगे, हम लोग मिसलेनियस देखेंगे। मिसलेनियस में पहला पॉइंट दिया हुआ है, भारत मोजाम्बिक और तंजानिया का संयुक्त नौसैन्य अभ्यास IMT त्रिलाट। तो ये IMT त्रिलाट भारत ने किया है मोजाम्बिक और तंजानिया के साथ मिलके। ये तंजानिया के दार ए सलाम में इसको आयोजित किया गया था। तो एग्ज़ाम में आए कि IMT त्रिलाट किसके साथ भारत ने किया है यह अभ्यास, तो आप याद रखेंगे मोजाम्बिक और तंजानिया के साथ किया है। कहाँ पे आयोजित किया गया, दार ए सलाम में इसको आयोजित किया गया है। यहाँ पे कुछ और भी बताया गया है, जैसे ब्राज़ील दक्षिण अफ्रीका के साथ संयुक्त अभ्यास किया भारत ने, जिसका नाम था IBSA मार। के 2 सप्ताह के बाद ही भारत ने मोजाम्बिक और तंजानिया के साथ यह अभ्यास किया है। तो ये भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि IBSA MAR किसके साथ भारत ने किया है, तो इब्सा मार जिसको बोलते हैं। चलिए तो ये किया गया है ब्राज़ील दक्षिण अफ्रीका के साथ। यहाँ पे इसी से पता चलता है, कीवर्ड मिल गया आपको कि इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका। इसमें बताया गया है कि कौन कौन से
भारत की तरफ से कौन कौन सी मिसाइलें लेके गए थी भारत, तो दोस्तों भारतीय नौसेना की ओर से गाइडेड मिसाइल फ्रिगेंट, INS तर्कस और चेतक हेलीकॉप्टर, ये सभी को शामिल किया गया था। नेक्स्ट हम देखेंगे भारत और सिंगापुर का द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास सिम्बेक्स। सिम्बेक्स के बारे में बताया गया है। तो सिम्बेक्स का 29वां संस्करण भारत के विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया था। सिम्बेक्स जो भारत और सिंगापुर के बीच में होता है, यह एक नौसैन्य अभ्यास है। इसका संस्करण क्या था? 29वां संस्करण था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण दोस्तों, एक बार हम फिर अच्छे से इसको देख लेंगे कि भारत और सिंगापुर का द्विपक्षीय नौसैनिक जो अभ्यास है उसका संस्करण था 29वां, जो कि विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया था। सिम्बेक्स की शुरुआत कब से की गई थी? 1994 से इसकी शुरुआत की गई थी और उस पहले इसको जाना जाता था किंग एक्सरसाइज, लॉयन किंग एक्सरसाइज के नाम से यह जाना जाता था। लास्ट ईयर कहाँ हुआ था इसका संस्करण? दक्षिण चीन सागर में इसका आयोजन हुआ था और यह 28वां संस्करण था। नेक्स्ट है भारत ब्राज़ील दक्षिण अफ्रीका का संयुक्त नौसैन्य अभ्यास इप्सामार 7। हम देख लेंगे इसको। तो भारत ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका का नौसैन्य का जो संयुक्त त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास है उसका यह 7वां संस्करण था, जो कि दक्षिण अफ्रीका के गकबेरहा पोर्ट पे आयोजित किया गया। अच्छा, गकबेरहा जो पोर्ट है दोस्तों, उसको पोर्ट एलिजाबेथ के रूप में भी जाना जाता है। देखिए, इस तरह से कई बार एग्ज़ाम में ऐसे पूछा जा सकता है आपसे कि ये जो पोर्ट है गकबेरहा पोर्ट, ये कहाँ पे स्थित है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें याद रखना बहुत ज़रूरी है कि संस्करण कौन सा था। तो 7वां संस्करण था, यह पोर्ट गकबेरहा पे आयोजित किया गया। तो ये सारी चीज़ें भी महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि बस इप्सामार कौन कौन से देश शामिल थे, ऐसा ही सिर्फ नहीं पूछा जाएगा। हमेशा आपसे चीज़ें चेंज होती हैं, तो हम लोगों को डीपली पढ़ना बहुत ज़रूरी है। चलिए, यहाँ पे बताया गया है कि इसमें भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व गाइडेड मिसाइल फ्रिगेंट, INS तर्कस, एक चेतक हेलीकॉप्टर, मार्कोस और विशेष नौसैन्य बल के द्वारा किया गया। समुद्रवर्ती संबंधों को मजबूत किया जाएगा इसके माध्यम से। साथ ही यहाँ पे बताया गया है कि इससे कौन कौन सी चीज़ें मतलब हमारे लिए क्यों ज़रूरी था यह। तो इसके माध्यम से समुद्री संबंधों को मजबूत किया जाएगा। साथ ही नौसैन्य अभियानगत प्रशिक्षण को बढ़ावा दिया जाएगा, समुद्री अपराधों का मुकाबला किया जाएगा और संचार की समुद्री लाइनों को सुरक्षित करना। इसके अलावा समुद्र में सामान्य विकास को आगे बढ़ाने के लिए पारस्परिक सहयोग को बढ़ावा देना इन संयुक्त अभ्यास का उद्देश्य था। अब यहाँ पे बताया गया है दोस्तों कि इसका 6ठा संस्करण कहाँ पे आयोजित किया गया था। यह दक्षिण अफ्रीका के सिमोस टाउन के तट पे आयोजित हुआ था। 6ठा संस्करण अक्टूबर 1 से 13 अक्टूबर 2018 में। और अगर इससे 5वां संस्करण हम देखें तो इप्सामार का जो 5वां संस्करण है वो 2016 को गोवा के तट पे यानी भारत में आयोजित किया गया था। अब यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था ना ये, अब हम नेक्स्ट में देखेंगे ना दोस्तों, खेल कूद से रिलेटेड जितने भी यहाँ पे करंट अफेयर्स है उसको हम देखेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप वीडियो देख रहे हैं आपको पसंद आए तो प्लीज़ करके लाइक, शेयर और कमेंट करेंगे। आप प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएंगे अगर आपको इसमें कोई भी सुधार की ज़रूरत हो। अगर अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।